हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस चैनल। दिस वीडियो इज स्पॉन्सर्ड बाय नीरज पब्लिकेशन जून 2023 की। अगर आप लोग तैयारी कर रहे हैं एग्जाम्स की, यानी कि टर्म एंड एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं, तो नीरज पब्लिकेशन की बुक आप लोग पढ़ सकते हैं। बहुत अच्छा खासा डिस्काउंट चल रहा है बुक्स पर, गाइड बुक्स पर। 500 से ज़्यादा की बुक्स आप यहाँ पे परचेज करते हैं तो आपको 50% का डिस्काउंट मिलेगा। और साथ ही साथ अगर मैं आपको एक प्रोमो कोड देती हूँ, अगर आप वो भी यूज़ करते हो तो आपको एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिलेगा। उसके लिए आपको एक कोड यूज़ करना पड़ेगा। कोड मैं बता देती हूँ, NEP 2023 यूज़ करें और आपको और भी एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिल जाएगा। इससे आपको करना क्या है, नीरज पब्लिकेशन की ऑफिशियल वेबसाइट पे जाना और जाके ऑर्डर कर देना। कोई भी गाइड बुक आप परचेज करना चाहते हैं तो आप वहाँ जाके इजीली कर सकते हैं। तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, तो देरी किस बात की, जल्दी से जाओ और उसको परचेज करो। हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हो? आई होप आप मज़े में होगे, मज़े कर रहे होगे। बट आप लोगों को थोड़ी बहुत टेंशन होगी कि हम लोग जो है सेकेंड सेमेस्टर को किस तरीके से करेंगे। तो देखो, मैं आप लोगों को बताना चाहूँगी, जो भी स्टूडेंट हैं जिनका फर्स्ट सेमेस्टर हो चुका है, आप दे चुके हो, अब वो भूल जाओ, रिजल्ट के ऊपर छोड़ दो। अच्छा आएगा तो भी ठीक है, नहीं आएगा तो भी आपको करना तो है ही है। तो चलो आओ, HRM स्टार्ट करते हैं। पार्ट 3 है ये। इससे पहले 2 वीडियोस अपलोड हो चुकी हैं, अलग से प्लेलिस्ट बनी हुई है HRM की, वो जाके देख लो। सोल NC वेब रेगुलर से कहीं से भी हो तो आप लोगों के वीडियो काम का है। मैं डिटेल में इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस वही क्वेश्चंस करा रही हूँ जो आपके पेपर में आए हुए हैं और आने का चांस काफी हाई है। उसके बाद वन शॉट भी आपको एग्जाम से पहले मिलेगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी मिल जाएंगे। तो आओ स्टार्ट करते हैं। ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग क्या होती है, जिसको हम शॉर्ट में HRP भी बोलते हैं। HRP होता क्या? देखो, हम ह्यूमन रिसोर्स पढ़ चुके हैं क्या होता है। ह्यूमन रिसोर्स एक डिपार्टमेंट होता है, ठीक है। अगर हम एक बात करें सिर्फ HR की, तो वो एक डिपार्टमेंट है जिसके अंदर एम्प्लॉयज को हायर करना, कितने एम्प्लॉयज हमें चाहिए, उनको कितने नहीं चाहिए, उनको बाहर कर देना, उनको मैनेज करना। कोई भी, जैसे कोई भी चीज का इवेंट ऑर्गेनाइज होने वाला है तो ये सारी चीजें किसके अंदर होती हैं? ह्यूमन रिसोर्स के अंदर होती हैं। एक डिपार्टमेंट है। और हम लोगों ने इससे पहले ये भी पढ़ा था कि ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट क्या होता है। वो हमारे एक मैनेजमेंट का हिस्सा होता है। तो HR मैंने पढ़ाया था, HRM को आपको मैंने डिटेल में पढ़ाया था, इसके फीचर्स वगैरह काफी अच्छे से बताए थे। तभी मैं बोल रही हूँ कि अगर आपको वो नहीं समझ आया तो ये भी आना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। कुछ नहीं है, वो जाके आप 2x की स्पीड पे देखोगे, आराम से समझ आ जाएगा। उसके बाद ये देखना, आराम से समझ आएगा। तो आओ ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग स्टार्ट करें। तो ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग इज द प्रोसेस बाय विच मैनेजमेंट डिटरमाइन हाउ एन ऑर्गेनाइजेशन शुड मूव इट्स करंट मैन पावर पोजिशन टू इट्स डिजायर मैन पावर पोजिशन। इसका मतलब क्या है? यानी कि ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग एक ऐसी प्लानिंग होती है, ऐसे डिपार्टमेंट की प्लानिंग होती है जिसके अंदर ऐसा प्रोसेस होता है जिसके अंदर मैनेजमेंट डिटरमाइन करता है कि ऑर्गेनाइजेशन के अंदर बेसिकली करंट मैन पावर की पोजीशन क्या है और हमारी डिजायर मैन पावर पोजीशन क्या है, कि अभी कितने मैन पावर्स हैं, यानी मैन पावर है, और हमें कितने लोगों की जरूरत है। यानी कि अगर सिंपल भाषा में बोले कि अगर हमारी ऑर्गेनाइजेशन को 10 लोगों की नीड है और अभी हमारे पास सिर्फ 8 है, तो यानी कि 2 और एक्स्ट्रा चाहिए। तो हो सकता है कि ज्यादा भी हो, कम भी हो। ये सब क्या है? ह्यूमन रिसोर्स की प्लानिंग ही तो है जो हमें ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट की बुक में पढ़ाई जा रही है। जैसे कि अगर सिंपल भाषा में बोलूं तो सबसे पहले राइट नंबर बोलो, राइट काइंड ऑफ पीपल बोल लो, राइट काइंड ऑफ प्लेस बोल लो, राइट टाइम बोलो। मतलब सही टाइम पे, सही जगह पे, सही लोग को फिट करना ही ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग कहलाता है, एक ऑर्गेनाइजेशन के लिए और एक इंडिविजुअल के लिए। इससे क्या होता है? मैक्सिमम लॉन्ग रेंज बेनिफिट मिलता है, लंबे समय के लिए बेनिफिट मिल जाता है कि अगर हम सारी चीजें पहले ही कर लेते हैं। यानी कि प्लानिंग हर चीज की करनी जरूरी होती है, हम पढ़ के आ चुके हैं। इसीलिए हम ह्यूमन रिसोर्स की प्लानिंग करते हैं ताकि हमें लंबे समय के लिए एक अच्छा खासा बेनिफिट मिल जाए। आई होप आपको क्लियर है। उसके बाद आते हैं फीचर ऑफ HRP पे, यानी क्या क्या फीचर्स हैं। फीचर बोलो, करेक्टरिस्टिक बोलो, नेचर बोलो, तीनों एक ही बात है। बहुत सारे बच्चे इसमें भी कंफ्यूज होते हैं, तो मैं साथ साथ आपको ये भी बता रही हूँ, ठीक है। तो फीचर्स क्या है? सबसे पहला फीचर है, इट हेल्प एन ऑर्गेनाइजेशन टू स्ट्राइक अ बैलेंस बिटवीन D&S, मतलब है डिमांड एंड सप्लाई ऑफ मेन पावर। यानी कि कहने का मतलब ये हुआ कि ये हमारे जो ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग करने से हमें ये भी फायदा मिलता है, ये मदद करवाता है हमें कि हमें बैलेंस बनवाता है डिमांड और सप्लाई के बीच की। अब ये कैसे होता है? जैसे मैंने आपको अभी ये समझाया था कि मान लीजिए हमें डिमांड है 15 लोगों की, ठीक है, और सप्लाई जो है वो हमारी हो रही है 12, ठीक है। तो आप समझ सकते हैं कि ये बिल्कुल ही अनइक्वल है। डिमांड 15 है, सप्लाई 12 है,
तो कहीं ना कहीं ये हमारी जो HRP है, ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग है, वो हमारे ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो डिमांड और सप्लाई होती है उसको बैलेंस करने में मदद करता है। जैसे कि अगर कम एम्प्लॉयज चाहिए तो निकाल दिया जाएगा, अगर ज्यादा चाहिए तो उनको हायर कर लिया जाएगा। यही सारी फीचर्स इसके अंदर आते हैं। दूसरा आता है डिटरमाइनिंग द HR नीड ऑफ एंड द इंटरप्राइज, यानी कि ये डिटरमाइन भी करता है कहीं ना कहीं कि ह्यूमन रिसोर्स की जो नीड कितने की है, मतलब नीड ऑफ एन एंटरप्राइज की, हमारे एंटरप्राइज को नीड कितने की है, ठीक है ना। अच्छा, उसके बाद आता है थर्ड, देखते हैं क्या है। इट एम एट कीपिंग एंड मेंटेनिंग मैन पावर इन्वेंट्री दैट कैन बी यूटिलाइज फॉर टेकिंग हायर रिस्पॉन्सिबिलिटी इन द नियर फ्यूचर। यानी कहीं ना कहीं अगर हम ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग करते हैं, HRP करते हैं, तो ये हमारे को किस चीज में, इसका मकसद क्या है, इससे फायदा क्या होगा कि हमारे जो फ्यूचर के अंदर जो बड़ी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटीज है वो हम बहुत आसानी से ले लेंगे। क्यों? क्योंकि हम पहले से ही प्लानिंग करके चल रहे हैं कि भाई हमें कितने लोगों की जरूरत है, किस टाइम पे कितना चाहिए, तो हम पहले से ही प्लानिंग कर रहे हैं। अगर हम प्लानिंग ना करते तो हमें प्रॉब्लम्स आएंगी, बट अगर हर चीज हम पहले से ही कर रहे हैं तो हमें दिक्कत बिल्कुल नहीं आएगी और हमारी जो चीजें हैं वो सारी की सारी इन्वेंट्री जो है वो बिल्कुल यूटिलाइज हो जाएगी, फुल्ली यूटिलाइज हो जाएगी। आगे आते हैं हम अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, वो है हमारे ऑब्जेक्टिव्स, यानी उद्देश्य क्या है। अगर हम ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग कर रहे हैं तो उसका कोई ना कोई तो उद्देश्य होगा ना, तभी तो कर रहे हैं, वरना क्यों करेंगे। तो सबसे पहला प्रॉपर यूटिलाइजेशन, तो आप वो वाले पॉइंट्स यहाँ पे भी कुछ कॉमन लिख सकते हैं क्योंकि फीचर्स आपको पता ही है ऑब्जेक्टिव्स में कुछ आते हैं। सबसे पहला आता है यूटिलाइजेशन ऑफ प्रॉपर यूटिलाइजेशन ऑफ ह्यूमन रिसोर्स। ह्यूमन रिसोर्स का प्रॉपर यूटिलाइजेशन होना शुरू हो जाता है, इसीलिए हम HRP कर रहे हैं। दूसरा क्या आता है, HR पॉलिसीज। पॉलिसीज बनाना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है टू इंश्योर प्रॉपर ह्यूमन रिसोर्स पॉलिसीज बनाना। किस तरीके से पॉलिसी बनानी है, किस तरीके से काम करना है, किसको लेना है, किस लेवल पे लेना है, कहाँ से लेना है, कितना लेना है, सारी चीजें पॉलिसीज में मेंशन की। तीसरा आता है सप्लाई ऑफ मैन पावर। इससे क्या समझते हैं हम लोग, यानी कहीं ना कहीं टू एंश्योर एडिक्यूट सप्लाई ऑफ मैन पावर एज व्हेन रिक्वायर्ड, यानी जितने लोगों की रिक्वायरमेंट होगी उस हिसाब से हम लोग अपनी सप्लाई को देखेंगे, या फिर हमें जितनी डिमांड है उसी हिसाब से हम लोग सप्लाई करते हैं। आपको पता ही है दोनों इक्वल होने चाहिए, ज्यादा होंगे तो भी प्रॉब्लम है, कम होंगे तो भी दिक्कत है। डेवलपमेंट ऑफ द एम्प्लॉय होना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर हम HRP कर रहे हैं यानी ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग पहले से कर रहे हैं तो एम्प्लॉय का डेवलपमेंट तो होना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रहता है, ठीक है। और साथ ही साथ ये और किस चीज में मदद करता है, इम्पैक्ट ऑफ टेक्नोलॉजी ऑन जॉब्स पे भी हमारा बहुत इम्पैक्ट डालता है। रिक्वायरमेंट ऑफ ह्यूमन रिसोर्स, कितने ह्यूमन रिसोर्स के की रिक्वायरमेंट है, ठीक है, शॉर्टेज है या सरप्लस है, इन सारी चीजों से ये भी पता चलता है सरप्लस है या शॉर्टेज है। आपको पता है सरप्लस ज्यादा होता है, शॉर्टेज कमी होती है, दोनों ही सही नहीं है, दोनों ही बराबर होने चाहिए, ठीक है। यानी कि ह्यूमन रिसोर्स अवेलेबल ओवर अ स्पेसिफाइड पीरियड ऑफ टाइम, ठीक है, ओके। उसके बाद आता है लिमिटेशंस HRP की, यानी ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग की भी बुराइयां होती हैं, हर चीज की बुराई है तो इसकी भी है। सबसे पहला आता है ये एक्सपेंसिव प्रोसेस है जी। ये एक्सपेंसिव क्यों होता है, क्योंकि आपको पता है पहले से हर चीज अगर प्लानिंग कर रहे हैं तो इसमें कितनी सारी चीजों का काम करना होता है। जैसे सारी एक्टिविटीज जो होती हैं वो कैसी होती है, ऑल द एक्टिविटी कैरिड आउट फ्रॉम द टाइम दैट मैन पावर नीड अराइजेस टिल द फाइनल प्लेसमेंट ऑफ एम्प्लॉय इन्वॉल्व लॉट्स ऑफ एक्सपेंसेस। बहुत सारे खर्चे करने के बाद जाके हमें समझ में आता है कि कौन से वाले एम्प्लॉय को रखना है, कौन सा वाला सही काम करेगा, कौन सा वाला परफेक्ट है। तो उनके लिए इतने सारी जगह पे लोगों को बात करना, उनसे एक्सटर्नल सोर्सेस से बुलाना, इंटरनल से बुलाना, ये सारी चीजें क्या है, एक्सपेंसिव प्रोसेस ही तो है। दूसरा टाइम कंज्यूमिंग है। आप जल्दी से किसी भी HRM के अंदर हम ये नहीं देखते, ये जो प्लानिंग होती है बेसिकली वो इसलिए भी महंगी पड़ती है क्योंकि इट इज वन ऑफ द मेजर लिमिटेशन है ये। क्यों? क्योंकि सबसे पहले डेटा को कलेक्ट करना, फिर उसको एनालाइज करना, ठीक है, ये सारी चीजों में आपको पता है लॉट्स ऑफ टाइम और एफर्ट्स लगते हैं, ठीक है, तभी जाके हमारे कहीं ये ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग होती है। और वही इसकी बुराई है, जल्दी से नहीं होता, टाइम ज्यादा लगता है। और एंड थर्ड वन इज, अगर मैं लास्ट की बात करूं तो अनसर्टेन है। कैसे फ्यूचर इसका अनसर्टेन क्यों है, क्योंकि बहुत सारे एक्सटर्नल फैक्टर ऐसे होते हैं जैसे टेक्नोलॉजी हो गया, इकोनॉमिक कंडीशंस हो गई, हमारी पॉलिटिकल स्टेबिलिटी हो गई, ये सारी की सारी चीजें कैसी हैं, बिल्कुल अनसर्टेन है, हमें नहीं पता आज क्या है कल क्या होगा, तो कहीं ना कहीं इसका जो फ्यूचर है वो अनसर्टेन है। उसके बाद आता है HR की प्लानिंग। HR की प्लानिंग की अगर बात करूं मैं तो सबसे पहला आता है ट्रांसफर एंड प्रमोशंस। देखो हम अगर HR की प्लानिंग कर ही रहे हैं, ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग कर रहे हैं, तो उससे क्या क्या इंपॉर्टेंट एक्सपेक्ट्स होते हैं। तो सबसे पहला आता है हमारा कि ये ट्रांसफर एंड प्रमोशंस। ट्रांसफर एंड प्रमोशन से हम लोग ये समझते हैं कि ये फॉर्मुलेट करता है
भाई अगर हमने पहले से ही प्लानिंग कर ली है तो हमें पता है कितने लोगों का ट्रांसफर करना है, कितने लोगों का प्रमोशन करना है, कि जो लोग अच्छे से काम कर रहे हैं उन लोगों को प्रमोशन देना पड़ेगा। अगर वो लोगों को प्रमोशन नहीं देंगे तो वो तो कहीं ना कहीं ज्यादा टाइम तक रुकेंगे नहीं, उन्हें पता है प्रमोशन तो होता नहीं, तो कंपनी छोड़ के जा सकते हैं, तो इसका ये घाटा हो सकता है। ठीक है, और ट्रांसफर्स भी करने पड़ते हैं, जैसे किसी पर्सन को जॉब दूर पड़ रही है या कोई भी रीजन है, या हमें लग रहा है कि उस जगह पे किसी दूसरे को बिठाना चाहिए, तो ये ट्रांसफर्स करने पड़ते हैं। ठीक है, उसके बाद है रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन। ये तो आपको नाम से क्लियर है। रिक्रूटमेंट क्या होता है? बेसिकली रिक्रूटमेंट में होता है कि हम लोगों को जो है अपॉर्चुनिटी देते हैं कि आप हमारी कंपनी में आइए और जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं, यानी अप्लाई फॉर जॉब, तो वो रिक्रूटमेंट होता है। फिर हम लोग उसके बाद क्या करते हैं? सिलेक्शन करते हैं। ये लोग आप चीजें, ये सारी चीजें आप 12th में शॉर्ट में पढ़ के आए हैं, लेकिन अभी डिटेल में समझ लेंगे। रिक्रूटमेंट मतलब क्लियर हो गया आपको। सिलेक्शन आपको पता है कि जब जॉब के लिए बहुत सारे लोगों ने अप्लाई किया तो उसमें से बेस्ट को चुनना, वो सिलेक्शन होता है। तो ये एचआर प्लानिंग ही तो है। हम लोग पहले से प्लानिंग करेंगे तभी पता चलेगा ना कि कितने लोगों को, होता क्या रिक्रूटमेंट में तो पता नहीं कितने लोगों को बुला लिया जाता है, सोर्सेस भी देखे जाते हैं, एक्सटर्नल है या इंटरनल है। ठीक है, उसके बाद सिलेक्शन करना बेस्ट वाले का, कि हमारी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कौन से बढ़िया लोग हैं जो हमारे लिए बेस्ट है, तो हम उसका सिलेक्शन करते हैं। जो हमारे लिए काम का नहीं है उसको रख के हम फालतू में सैलरी क्यों देंगे। फॉर्मुलेटिंग प्लान्स, प्लान्स बनाना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अगर हम पहले से प्लान बनाएंगे तो हमारे गोल्स ऑटोमेटिकली सेट होंगे और अपने गोल तक हम आराम से पहुंच पाएंगे। फिर आता है हायरिंग ऑफ एम्प्लॉयज। हम एम्प्लॉयज को हायर कर रहे हैं, क्यों? क्योंकि प्लानिंग में सारी चीजें आ रही हैं। प्लानिंग सबसे बेस्ट होती है कि एम्प्लॉय को हायरिंग कहाँ से करनी है। अब बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं, ऑर्गेनाइजेशन ऐसे होते हैं जो ज्यादा खर्चा करना नहीं चाहती है। ज्यादा खर्चा नहीं करना चाहती है तो इंटरनल सोर्सेस से अपने जो भी उनके एम्प्लॉयज है उन्हीं को बोल देती है आपका कोई रिलेटिव वगैरह है तो आप वहां से बुला लीजिएगा, तो इससे क्या है, उनका खर्चा बच रहा है। लेकिन अगर वो एक्सटर्नल सोर्स से कहीं बुलाते हैं तो उनका खर्चा बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। लेकिन फ्रेश माइंडेड लोग बहुत ज्यादा मिल जाते हैं, जैसे न्यूज़पेपर में एडवर्टीजमेंट करवा दी, कोई मैगजीन में डलवा दिया, या फिर कोई ऑनलाइन, आजकल एड्स इतनी ज्यादा चल रही हैं, आप इंस्टाग्राम स्क्रॉल करते देखते हैं सामने कितनी सारी एड्स आ रही होती है। ये सब क्या है? मतलब कहीं ना कहीं ये सारी एड्स आजकल देखने को मिल रही हैं। अभी तो आप देखते होंगे कोचिंग वगैरह की बहुत ज्यादा एड्स देखते होंगे आप जब इंस्टाग्राम स्क्रॉल करते होंगे, क्योंकि अभी सेशन, न्यू सेशन ज्वाइनिंग है तो इसीलिए वो सारी एड्स दिखाई जा रही है। और भी बहुत तरह तरह की आप देखते होंगे। यूट्यूब से रिलेटेड बहुत ज्यादा आजकल बिजनेस चल रहा है कि जो भी यूट्यूबर्स हैं वो अपना, मैं आपको बेस्ट एग्जांपल देने की कोशिश कर रही हूँ, क्योंकि जो स्टूडेंट जो है आप लोग पढ़ते हैं बुक में, आप 10 ईयर देखो उसमें कोई ज्यादा खास एग्जाम्पल है ही नहीं। ह्यूमन रिसोर्स मतलब एक ऐसे रामायण की तरह लगेगा, लेकिन आपको अगर बेस्ट एग्जाम्पल मिल जाए तो मैं कह रही हूँ एचआरएम से बढ़िया और अच्छा सब्जेक्ट, इजी सब्जेक्ट कोई नहीं है, अगर आपको अच्छे अच्छे एग्जाम्पल्स देते रहे। ठीक है, तो ये थे। आते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। जॉब एनालिसिस एंड जॉब डिस्क्रिप्शन क्या होता है? देखो सिंपल सी भाषा में समझाऊं मैं तो जॉब एनालिसिस एक हमारा प्रोसेस होता है। ठीक है, क्या होता है? एक प्रोसेस होता है, जबकि ये हमारी क्या है? एक स्टेटमेंट है। कैसे? अब इसको थोड़ा डिटेल में समझने की कोशिश करते हैं। काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, मतलब क्वेश्चन है ये, काफी बार आता है। कभी कभी तो वो सिर्फ जॉब एनालिसिस के ऊपर नोट मांग लेता है, नोट लिखिए, तो आप सिर्फ पूरा ये लिख सकते हो। ठीक है, और कभी दोनों के डिफरेंस पूछेंगे तो भी आप आंसर कर लोगे। मतलब डिफरेंस मुझे बेस्ट लगता है आप लोगों को कराना, क्योंकि डिफरेंस करने से क्या होता है कि 3 से 4 क्वेश्चन तैयार हो जाते हैं। डिफरेंस पूछा तो भी आपका आंसर यही है, इनमें से ये सिर्फ पूछे ये भी आंसर लिख लोगे, ये पूछा तो भी लिख लोगे, कोई एग्जाम्पल पूछा, ठीक है, या फिर इन दोनों को रिलेट करके कुछ पूछ लिया, तो मतलब आप कर सकते हो इजिली। तो सबसे पहले ये एक प्रोसेस है, ये एक स्टेटमेंट है। ये क्या है? इट इज द प्रोसेस ऑफ डिटरमाइनिंग ऑल द नेसेसरी रिक्वायरमेंट एक्सपेक्ट ऑफ अ जॉब, की जॉब की कितनी, जितनी भी नेसेसरी रिक्वायरमेंट्स है वो सारी जॉब एनालिसिस, नाम से भी आप क्लियर कर सकते हो इसको, जॉब एनालाइज। जॉब को कहीं ना कहीं एनालाइज किया जा रहा है, रिक्वायरमेंट्स देखी जा रही है कि नेसेसरी कितनी रिक्वायरमेंट्स है इस जॉब को लेकर के। और जॉब डिस्क्रिप्शन क्या है? एक स्टेटमेंट है जो कि कहीं ना कहीं एक जॉब क्या डिमांड करती है उसका डिस्क्रिप्शन बता रही है वो। ठीक है, अच्छा, उसके बाद क्या होता है? यहाँ पे सारे टास्क बताए जाते हैं। अगर आपने ये वाला चीज समझ ली, मैं इसको थोड़ा सा एग्जांपल से रिलेट करूंगी तो ही आपको समझ आएगा, ऐसे रामायण की तरह बिल्कुल समझ नहीं आने वाला। टास्क क्या है? टास्क हो गए, रिस्पॉन्सिबिलिटीज हो गई, स्किल्स हो गई, एबिलिटी हो गई, वर्किंग कंडीशंस हो गई। ठीक है, ये सारी क्या है? एक सर्टेन जॉब को लेके कि आप जो ऑर्गेनाइजेशन है उसके क्या क्या टास्क हैं, क्या क्या जिम्मेदारियां हैं, स्किल्स क्या चाहिए, एबिलिटी क्या चाहिए। अब ये तो है नहीं कि कोई हमें एक ऑर्गेनाइजेशन के लिए एक अच्छा खासा एक बढ़िया अकाउंटेंट चाहिए जी, हमने उसको बोल दिया कि आ जाओ तुम, और वो 10th भी पास नहीं है, उसको अकाउंट्स का ए भी नहीं आता, तो कहाँ से काम चलेगा? तो ये जॉब एनालिसिस यही करती है कि जॉब को एनालाइज किया जा रहा है कि क्या वर्किंग कंडीशंस रहने वाली है, काम किस तरीके से होने वाला है, एबिलिटीज क्या है लोगों के काम करने की, वो सारी की सारी होती है। इसमें ओरल और रिटर्न दोनों का काम होता है, क्योंकि जॉब एनालिसिस ऐसे ओरली नहीं हो सकता, उसको रिटर्न में भी करना पड़ता है।
रिटर्न क्यों? क्योंकि ये बेसिकली बेनिफिट देता है हमारे रिक्रूटमेंट के अंदर। अगर हमें किसी चीज़ के अंदर किसी को इनवाइट करना है, बेसिकली रिक्रूटमेंट क्या है कि हम लोगों को बाहर से बुला रहे हैं कि आओ भाई वैकेंसी निकली आ जाओ। अभी ये नहीं पता कि उसका सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा, अभी तो हम रिक्रूटमेंट कर रहे हैं, तो उसमें मदद करती है ये। ठीक है, यानी कि सिलेक्शन तो बाद का प्रोसेस है, लेकिन रिक्रूटमेंट करने के लिए इसलिए भी अच्छा है क्योंकि हमारी जॉब एनालिसिस हमें पता चल जाती है। जैसे आप लोग देखते हैं कि मुझे नहीं पता आप लोग इंटरव्यू देने गए हैं नहीं गए, बहुत सारे बच्चे भी जॉब भी कर रहे होंगे, बट कुछ स्टूडेंट ऐसे हैं कि जो ग्रेजुएशन के बाद जाएंगे या CS करने के बाद वो लोग जॉब करने जाएंगे। तो उससे क्या होता है कि जब वो जॉब कर इंटरव्यू देने जाएंगे तब भी वो 4 चीजें सीखेंगे जब वो बाहर निकलेंगे। तो कहीं ना कहीं जब इंटरव्यू ले रहा होता है वो पर्सन बहुत सारी चीजें देख रहा होता है, हमें उस टाइम पे नजर नहीं आ रही थी क्योंकि हम तो फ्रेशर होते हैं और हमें तो ऐसा जॉब चाहिए होती है, तो हमें इतनी सारी चीजें नोट नहीं करनी होती। वो तो जॉब देने वाले को देखना होता है कि क्या क्या चीजें होती है, वो रिटर्न में क्या करवा रहा है, ओरल में क्या देखना चाह रहा है आप लोगों का। ऐसे ही जॉब डिस्क्रिप्शन है। जॉब डिस्क्रिप्शन बेसिकली एक रिटर्न है जिसके अंदर ड्यूटीज, रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या है, अथॉरिटी क्या है, पर्पस क्या है, स्कोप क्या है उस जॉब का, ये सारी चीजें यहाँ मेंशन होती है जो कि हमारे कहीं ना कहीं मदद करवाती है हमारे स्टैंडर्ड को सेट करवाने में। ठीक है, क्योंकि ये पूरी जॉब का डिस्क्रिप्शन है, यहाँ तो सिर्फ एनालाइजिंग चल रही है चीजों की। यहाँ तो इसके अंदर बेसिकली ड्यूटीज, रिस्पॉन्सिबिलिटी, अथॉरिटी, पर्पस, स्कोप क्या है हमारी स्पेसिफिक जॉब का, कि अगर जो स्पेसिफिक जॉब हो रही है उसका पर्पस क्या है, किस लिए हो रहा है, उसका स्कोप क्या रहने वाला है, जिम्मेदारियों के साथ साथ क्या अथॉरिटी भी मिल रही है। ऐसा तो है नहीं कि अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एक बंदा छुट्टी पे है तो उसने दूसरे को रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दी कि चलो भाई मेरा काम तुम कल कर देना, तो वो तो उसने रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दी, लेकिन उसको अथॉरिटी भी तो देनी पड़ेगी। अगर उसको कोई डिसीजन लेना है तो उसके लिए उसको अथॉरिटी देनी ही पड़ेगी। ये सारी चीजें हम ऑलरेडी पहले पढ़ के आ चुके हैं, लेकिन फिर भी मैं आप लोगों को थोड़ा अच्छे से समझाने की कोशिश कर रही हूँ एग्जाम्पल दे देके, ताकि आपको ये। नेक्स्ट आते हैं हम लोग, अभी हमने समझ लिया, उसके बाद आते हैं जॉब एनालिसिस का देखते हैं। जॉब एनालिसिस में 2 आते हैं, एक जॉब का डिस्क्रिप्शन और एक जॉब की स्पेसिफिकेशन। ये भी आप अगर समझ गए तो बहुत ही इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है, काफी बार आपके एग्जाम्स में पूछा गया क्वेश्चन है ये, बट डिफरेंस मैंने ऐसा लिखने की कोशिश करी है ताकि आपको इजीली समझ आ जाए। बाकी इसको डिटेल में भी आप लिख सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। जॉब डिस्क्रिप्शन, पहले इसके मतलब, इसके नाम के मतलब पे फोकस करते हैं, उसके बाद इसको समझने की कोशिश करेंगे। जॉब का डिस्क्रिप्शन है ये जॉब की स्पेसिफिकेशन है कि जॉब की स्पेशलाइजेशन किस कैसे देखी जाएगी। तो सबसे पहले अगर जॉब के डिस्क्रिप्शन की बात करूं तो जॉब का टाइटल देखा जाएगा, जॉब की समरी हो गई, जॉब की लोकेशन क्या है, जॉब कहां पर है, जॉब की ड्यूटीज क्या है जो हम काम कर रहे हैं, तो वो सारी चीजें। वर्किंग कंडीशंस क्या हैं, यानी कि काम करने की कंडीशंस भी तो होती हैं, हर एक ऑर्गेनाइजेशन अपने अलग अलग तरीके से काम करवाती है। ठीक है, तो जॉब एनालिसिस में ये सारी चीजें देखी जाती है। और जॉब डिस्क्रिप्शन के अंदर जैसे आप देखते होंगे एक कंपनसेशन मैनेजर है, जैसे कोड दे दिया गया, डिपार्टमेंट कौन सा है जी, पर्सनल डिपार्टमेंट है या सेल डिपार्टमेंट है, कौन सा वाला डिपार्टमेंट है। समरी क्या है, समरी में तो बताया जाता है, बेसिकली इस समरी जो होती है उसमें बताया जाता है कि रिस्पॉन्सिबल फॉर द डिजाइन एंड एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ एम्प्लॉय कंपनसेशन प्रोग्राम्स की, यानी कि अगर कोई एम्प्लॉय के कंपनसेशन प्रोग्राम के लिए, डिजाइन के लिए वो रिस्पॉन्सिबल है या किस चीज के लिए है, मतलब समरी देनी पड़ती है। उसके बाद उसकी ड्यूटीज क्या है, लोकेशन क्या है, किस जगह पे वो काम हो रहा है। अगर मैं ड्यूटीज की बात करूं तो कौन कौन सी इसके अंदर ड्यूटीज आती हैं, जैसे मैं आपको बताऊं पर्सनल डिपार्टमेंट के अगर मैं एग्जांपल दूं तो उसके अंदर आता है जैसे कंडक्ट जॉब एनालाइज करना, जॉब का डिस्क्रिप्शन फॉर करेंट प्रोजेक्टेड पोजीशन क्या है। ठीक है, साथ ही साथ रिलेट सैलरी टू द परफॉर्मेंस ऑफ ईच एम्प्लॉय, हर एक एम्प्लॉय की जो परफॉर्मेंस के अकॉर्डिंग उसकी सैलरी। ठीक है, पीरियोडिक सैलरी सर्वेज होते हैं। ठीक है, अप्राइजल प्रोग्राम्स रखे जाते हैं, बोनसेस वगैरह होते हैं, बेनिफिट प्लान्स दिए जाते हैं। आप देखते होंगे, मैं इसको बेस्ट एग्जांपल से रिलेट करती हूँ एमएनसी से, भाई मुझे सबसे बढ़िया लगती है एमएनसीज वगैरह, क्योंकि इसमें क्या होता है कि आप लोगों को बहुत सारी तरह तरह की चीजें मिलती हैं, यानी कहीं ना कहीं बोनस हो गया, ठीक है, सैलरी बढ़ा के दे रहे हैं, उस पर भी सर्वे हो रहा है, मतलब बहुत 100 तरह की चीजें होती हैं जो कि कहीं ना कहीं अच्छी होती है। इससे एम्प्लॉय भी मोटिवेट रहता है और उसे ऐसी कंपनीज में जाना बहुत पसंद होता है। आप देखते होंगे आजकल डोमेस्टिक में तो मजबूरी में ही कोई जाता है, लेकिन हर कोई एमएनसी में इसलिए जाता है, उसको पता है सैटरडे संडे ऑफ रहता है, बहुत सारी फैसिलिटीज मिलती हैं, एक्स्ट्रा बेनिफिट भी बहुत सारा मिलता है, ये सारी चीजें रहती हैं। वर्किंग कंडीशंस क्या है, वर्किंग कंडीशंस भी रहती है, नॉर्मल डेज है या फाइव डेज अ वीक है या फिर 6 डे है, किस तरीके से है वो सारा का सारा वो डिपेंड करता है ऑर्गेनाइजेशन के। तो देखो जॉब स्पेसिफिकेशन है, जैसे कंपनसेशन मैनेजर है, इसका कहीं ना कहीं इसका ये देखा जाएगा कि क्या क्या चीजें इसके अंदर है, यानी क्वालिफिकेशन क्या है, एजुकेशन क्या है इसकी, मतलब एमबीए विद स्पेशलाइजेशन एचआरएम में कर रखी है या एमए इन सोशल वर्क कर रखा है या पीजी डिप्लोमा कर रखा है, क्या चीज कर रखी है, मतलब उसकी क्वालिफिकेशंस क्या है, ये तो देखी जाती है।
अब मैंने आपको अभी एग्जांपल दिया था अकाउंटेंट का, ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स होते हैं। आप लोगों को पता है जिस चीज में जॉब चाहिए होती है उस हिसाब से क्वालिफिकेशन दे दी जाती है, ये नहीं कि बस कुछ भी कर लिया और चले गए किसी भी डिपार्टमेंट में, तो ऐसा कभी नहीं होता। जैसे डिग्री हो गया, डिप्लोमा हो गया, इस तरीके से सब देखी जाएगी। ट्रेनिंग वगैरह भी डिपेंड करती है कि किस तरीके से ट्रेनिंग देनी है। कभी कभी क्या होती है, कुछ ट्रेनिंग्स होती हैं जो कि ऑर्गेनाइजेशन खुद ही करवाती है, ठीक है। उसके बाद स्किल्स क्या है, स्किल्स की अगर मैं बात करूँ, स्किल नॉलेज एबिलिटी की, तो उसमें ये देखा जाता है कि क्या क्या चीज़ें उसको आती है। नॉलेज ऑफ कंपनसेशन प्रैक्टिस ऑफ कॉम्पिटिटर हो गया, या फिर सर्वे टेक्निक्स हो गई, बहुत तरह तरह की होती हैं। राइटिंग जॉब डिस्क्रिप्शन, मतलब इस तरीके से तैयार करा जाता है। जैसे मीटिंग्स वगैरह प्लान हो गए, ये सारी चीज़ें स्किल देखी जाती है कि भाई उसको उसकी डिग्री के साथ में उसके पास स्किल क्या है, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी जिम्मेदारियां क्या रहने वाली है। ये तो है नहीं कि हम उसको रिस्पॉन्सिबिलिटी कुछ नहीं देने वाले कि भाई आओ काम करके चले गए, ऐसा तो नहीं है। और इमोशनल हो गया, वर्क ओरिएंटेशन फैक्टर्स हो गए, ठीक है, कि किस तरीके से पोजीशन मिलेगी, कितना % उसको ट्रैवल का मिलेगा। आप देखते हो एमएनसी का फिर से मैं एग्जांपल लेती हूँ तो उसमें भी बहुत सारी फैसिलिटीज़ हैं, पता नहीं तरह तरह की, ठीक है। तो ये सारा था जॉब एनालिसिस का, जो मैंने आपको दोनों को बहुत अच्छे से एग्जांपल से रिलेट करके बहुत डिटेल में कराया है। आओ देखते हैं इसके बाद 4 एक्सटर्नल सोर्सेज हमारे रिक्रूटमेंट के, जिसको मैंने कोड बनाया याद करने का, पर सी से याद रख सकते हो, PER पर सी, ठीक है, पर सी से याद रखना, डेफिनेटली आपको पेपर में याद रहेगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। P फॉर प्रेस एडवर्टीजमेंट, E मतलब एजुकेशनल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशंस, R से मतलब है रिक्रूटिंग एजेंसीज, एंड C फॉर कैजुअल एप्लीकेशंस, ठीक है। काफी बार आया था, इसीलिए क्वेश्चन मैं आप लोगों को वही क्वेश्चन करा रही हूँ जो आपके पेपर में आने का चांस बहुत हाई है, ठीक है। तो चलो इसको समझ लेते हैं पहले। तो हमारे जो मैंने आपको रिक्रूटमेंट का मतलब बता दिया, रिक्रूटमेंट का एक्चुअल मीनिंग होता क्या है, ठीक है। अब बात करें रिक्रूटमेंट के 4 एक्सटर्नल सोर्सेज की। मैंने आपको बताया था कि जब भी हम लोग जॉब के लिए इन्विटेशन देते हैं तो 2 तरीके से दे सकते हैं। यहाँ पे मैं आपको शॉर्ट में फिर से लिख के बताती हूँ, ठीक है। जैसे रिक्रूटमेंट है, 2 तरीके से बुलाते हैं, एक एक्सटर्नल सोर्स होता है, एक इंटरनल होता है। ये क्लास 12th में भी आपने पढ़ा था, जो कि जिन्होंने नहीं पढ़ा उनको बता रही हूँ, ठीक है, जिनको आता बहुत अच्छी बात है। तो रिक्रूटमेंट 2 तरीके से होता है, एक एक्सटर्नल होता है, एक इंटरनल होता है। जब ऑर्गेनाइजेशन के अंदर से बुलाया जाता है तो उसे इंटरनल रिक्रूटमेंट बोला जाता है, और अगर बाहर से बुलाया जाता है एम्प्लॉयज को तो वो हमारा एक्सटर्नल रिक्रूटमेंट कहलाता है। आई होप आपको 100% क्लियर होगा। डेफिनेटली नहीं आया 2 बार 3 बार देख लेना। सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो ये एक्सटर्नल सोर्सेज हैं। जैसे पहला है प्रेस का, मैंने दिया है प्रेस एडवर्टीजमेंट। अगर प्रेस एडवर्टीजमेंट की बात करूं तो न्यूज़पेपर हो गए, जर्नल हो गए, ये हमारा बेसिकली सोर्स है लोगों को बुलाने का, ठीक है। वाइड रीच जाती है इसके अंदर, भाई हमने न्यूज़पेपर में डलवा दिया, जर्नल में डलवा दिया, तो बहुत सारे लोग आ सकते हैं यहाँ पर, तो ठीक है। लेकिन जो है यहाँ पर कहीं ना कहीं देखो खर्चा तो रहता ही है, कॉस्ट पर पर्सन इज क्वाइट लो, थोड़ा सा कम रहेगा, लेकिन हमें जो है बहुत सारे ऑप्शंस मिल जाते हैं। इसी वजह से हम लोग एक्सटर्नल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट कराते हैं, ताकि हमें अच्छे अच्छे लोग मिले। बाहर से तरह तरह के लोग आएंगे और उनकी अच्छी अच्छी अलग अलग तरह की क्वालिफिकेशंस होंगी, तो हम लोग देखेंगे और उसमें से बेस्ट सिलेक्ट करेंगे जो हमें चाहिए, ठीक है। अब देखते होंगे कि आजकल जो है एम्प्लॉयमेंट न्यूज़ वगैरह में भी वेबसाइट्स चल पड़ी हैं, timesjob.com हो गया, naukri.com हो गया, यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट की वेबसाइट्स बन चुकी हैं, बहुत सारे लोग अप्लाई करते हैं। कुछ लोग ट्रस्ट करते हैं, कुछ नहीं भी करते हैं, ठीक है, वो डिपेंड करता है पर्सन टू पर्सन, ठीक है। तो ये हो गया पहला, प्रेस एडवर्टीजमेंट में आप ये सारे एग्जाम्पल डाल सकते हैं, न्यूज़पेपर, जर्नल वगैरह। सेकेंड आती है एजुकेशनल एंड ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशन। ये कैंपस रिक्रूटमेंट होती है। जैसे आपने इंस्टीट्यूट लाइक आपने सुने होंगे IITs के हो गए, NIT हो गया, IIMS के सुने, इंजीनियरिंग कॉलेज, मेडिकल कॉलेज के सुने होंगे। वो एक गुड सोर्स ऑफ रिक्रूटिंग वेल क्वालिफाइड एग्जीक्यूटिव इंजीनियर्स लेने हैं उनको। मेडिकल स्टाफ के लिए अच्छे अच्छे जो है बेसिकली एम्प्लॉय चाहिए, पढ़े लिखे एकदम चाहिए, ठीक है, जो अच्छे से मतलब हर चीज जानते हो। तो वो क्या करते हैं बेसिकली, वो कैंपस रिक्रूटमेंट करते हैं कि कॉलेज में जाते हैं और इंस्टीट्यूट, मतलब जितने भी बड़े बड़े इंस्टीट्यूट्स हैं, IIM का हो गया, मेडिकल का हो गया, उसमें से बेस्ट को सिलेक्ट करके लाते हैं। तो वो कहीं ना कहीं बहुत अच्छा होता है। उसमें बहुत जैसे एजुकेशनल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशन प्रोवाइड फैसिलिटी भी देती है, वो कैंपस इंटरव्यूज लेते हैं, प्लेसमेंट करवाते हैं उन लोगों का, कि बोल दिया जाता है कि आप लोगों का प्लेसमेंट भी होने वाला है। तो यहाँ से बहुत अच्छे अच्छे लोग आ जाते हैं, फ्रेश माइंडेड लोग जिनको बहुत अच्छी खासी नॉलेज होती है, तो वो हमें यहाँ से मिल जाते हैं अपनी ऑर्गेनाइजेशन के लिए, जो बेस्ट अपना काम, बेस्ट कैंडिडेट मान लीजिए आप कंपनी के लिए हम लोग चुन लेते हैं यहाँ से। उसके बाद आता है रिक्रूटिंग एजेंसीज क्या होती हैं।
रिक्रूटिंग एजेंसीज की अगर मैं बात करूं तो इसके अंदर आता है सर्वर प्राइवेट कंसल्टेंसीज फर्म्स खुली हुई हैं। आजकल देखते हो, आजकल तो बहुत धोखाधड़ी चल रही है। अगर मैं आपको बताऊं तो मतलब मैं वो रियल लाइफ के एग्जांपल रिलेट करूंगी। यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं है कि किताबी आपको एग्जांपल बता रही हो, और वैसे ज्यादातर आपको बुक्स में इतने ज्यादा डिटेल में मिलते नहीं है ऐसे एग्जाम्पल जो रियल लाइफ के होते हैं, बहुत ही कम मिलेंगे। बट मैं आपको वही समझाऊंगी जो आप लोगों को अच्छे समझ में आए। तो रिक्रूटिंग एजेंसीज में जैसे आजकल कंसल्टेंसीज वगैरह हैं बहुत सारी। जैसे मैं बात करूं ABC कंसल्टेंट्स हो गया, मतलब तरह तरह के नाम खुले हुए हैं। वो लोग कुछ पेमेंट्स लेते हैं और आपकी जॉब का वादा करते हैं, कुछ कुछ लगवा भी देते हैं, कुछ रियल भी होते हैं, कुछ फेक भी होते हैं। पैसा लेते हैं 200-500 रुपये बोल लिए और उसके बाद वो आपकी जॉब नहीं लगवाते, वो तो फर्जी काम हो जाता है। तो रिक्रूटिंग एजेंसीज में क्या होता है, कुछ सही भी होती हैं तो जो कि आपकी जॉब्स वगैरह लगवाती हैं, उनका टाई अप होता है कंपनीज के साथ। तो कुछ एजेंसीज ऐसी होती है एक्सेप्शनली सुटेबल फॉर द रिक्रूटमेंट एग्जीक्यूटिव एंड स्पेशलिस्ट के लिए होती हैं। वो कहीं ना कहीं क्लाइंट को बहुत ही अच्छे तरीके से डील कर लेती हैं और बहुत अच्छी खासी जॉब जो है दिलवा देती हैं। तो कहीं ना कहीं रिक्रूटमेंट हो जाता है, वहां से भी अच्छे खासे लोग तरह तरह के मिल जाते हैं, उसमें से बेस्ट काम। नेक्स्ट आता है कैजुअल एप्लीकेशन। कैजुअल एप्लीकेशन में बेसिकली कैंडिडेट क्या करता है, अपना एप्लीकेशन मतलब कैंडिडेट सेंड एप्लीकेशन फॉर जॉब ऑन दे ओन, ठीक है। तो अपने आप ही वो सेंड कर देता है और उसका कहीं ना कहीं अगर सिलेक्शन होना होता है तो हो जाता है। कहीं भी वो पढ़ता है या बताता है तो उसको पता लगता है तो वो अप्लाई कर देता है। तो ये था हमारा पूरा का पूरा 4 एक्सटर्नल सोर्सेज जो मैंने आपको अच्छे से पढ़ा दिए। नेक्स्ट आता है डिफरेंस बिटवीन रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन। उसके बाद ये हमारे यूनिट नंबर 2 जो हमारा था रिक्रूटमेंट का, वो खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो रिक्रूटमेंट और सिलेक्शन को समझ लेते हैं फटाफट से। तो देखो, सर्चिंग फॉर न्यू कैंडिडेट फॉर द एम्पावरमेंट, इनकरेजिंग देम टू अप्लाई फॉर द वेकेंट पोजीशन इन द ऑर्गेनाइजेशन। तो मैं बहुत अच्छे एग्जांपल से रिलेट करूंगी आप लोगों को। देखो, रिक्रूटमेंट में तो मुझे पता है आपको 100% आ गया होगा। अगर आपने डिटेल में पूरी वीडियो को स्किप नहीं किया होगा तो मैं डेफिनेटली बोलूँ ये टॉपिक आप आराम से समझ जाओगे। नेक्स्ट आता है हम लोगों का डिफरेंस बिटवीन रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, पेपर में काफ़ी बार आता है और डिटेल में आपको पढ़ना है। और मैं मानती हूँ कि अगर आपने वीडियो स्किप नहीं करी होगी तो ये टॉपिक बहुत आसानी से समझ जाओगे, वरना दिक्कत करेगा। रिक्रूटमेंट में क्या होता है, हम न्यू कैंडिडेट को सर्च करते हैं अपने एम्प्लॉयमेंट के लिए और इनकरेज करते हैं ताकि वो अप्लाई करे हमारी ऑर्गेनाइजेशन की पोजीशन के लिए। फॉर मान लीजिए ये एक कंपनी है, ठीक है, जिसके अंदर कहीं ना कहीं यहाँ पर हम लोगों को अप्लाई करने के लिए इनकरेज करना है। अब इनकरेज किस तरीके से होता है, हमने न्यूज़पेपर में डाल दिया, ये डाल दिया, तो डाल दिया, तो लोग क्या है इनकरेज हो जाते हैं और अप्लाई करना स्टार्ट कर देते हैं। देखो, इनकरेज करना भी बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। ये नहीं कि बस हमें ज़रूरत है 4 लोगों की और आ जाओ जी आ जाओ, ऐसा कभी कोई नहीं जाना चाहेगा। हर कोई अच्छी ऑर्गेनाइजेशन में जाना चाहता है जहाँ उसको अच्छे बेनिफिट्स मिले, ठीक है। तो आप सोच सकते हो अगर कोई कंपनी एक्सटर्नल सोर्सेज ऑफ रिक्रूटमेंट कर रही है तो कहीं ना कहीं उसके पास पैसा तो है, वो अच्छे लोगों को हायर भी करना चाहती है और अच्छा पे स्केल भी देगी, बट वो कहीं ना कहीं एक अच्छा एम्प्लॉय भी ढूंढेगी उनकी ऑर्गेनाइजेशन के हिसाब से जो अच्छा काम करे, ठीक है। तो समझ आगे रिक्रूटमेंट क्या है कि अच्छे मतलब न्यू कैंडिडेट को सर्च करना और उनको इनकरेज करना ताकि वो हमारी ऑर्गेनाइजेशन के लिए अप्लाई करें। सिलेक्शन क्या होता है, सिलेक्शन इसके बाद होता है। आपको पता है पहले लोग, ऐसा होगा क्या कि हम पहले लोगों को सिलेक्ट कर लें उसके बाद बोले जॉब के लिए अप्लाई कर दो, कभी नहीं होगा। सबसे पहले हम लोग क्या बोलते हैं, ऑर्गेनाइजेशन के लिए उनको इनकरेज करते हैं कि वो हमारी ऑर्गेनाइजेशन में आके अप्लाई करें। उसके बाद हमें जो बेस्ट लगते हैं हम उसमें से सिलेक्ट करते हैं और वही सिलेक्ट ही सिलेक्शन है। चूज द मोस्ट सुटेबल पर्सन फॉर वेकेंट पोस्ट। उस वेकेंट पोस्ट के लिए जैसे 4 जगह खाली है तो 4 के लिए बेस्ट कौन से हैं। अगर हमने 20 लोगों को बुलाया तो 20 में से 4 बेस्ट को हम सिलेक्ट करते हैं, उसी को ही हम सिलेक्शन बोलते हैं, राइट। ये हमारा एक पॉजिटिव प्रोसेस है, ये एक नेगेटिव है। अब मैं बताती हूँ क्यों। आप सोचोगे कि सिलेक्शन तो लोगों को सिलेक्ट कर रहे हैं बट नेगेटिव क्यों है। जी हाँ, नेगेटिव है। मैं बताती हूँ कैसे नेगेटिव है। रिक्रूटमेंट पॉजिटिव इसलिए है क्योंकि अभी यहाँ पे सिर्फ कैंडिडेट को हम इनकरेज कर रहे हैं और इनकरेज में तो सारे लोग आ जाते हैं। अगर हमने कहीं न्यूज़पेपर में डाला है तो क्या बोलते हैं कि नहीं सिर्फ जो लोग पतले हैं या फिर जो लोग गोरे हैं बस वही आना, ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पे तो पॉजिटिव प्रोसेस है कि कोई भी आ सकता है, कोई भी अप्लाई कर सकता है। लेकिन जब सिलेक्शन होता है तो नेगेटिव प्रोसेस उनके लिए बन जाता है जो कि रिजेक्ट हो जाते हैं, जिनको हम सिलेक्ट नहीं कर पाते। वो हमारे किसी कास्ट को लेके नहीं होता, इन चीज़ों को लेके नहीं किया जाता, कोई भेदभाव नहीं होता। बट हाँ, कहीं ना कहीं हमारी जो क्वालिफिकेशन के वजह से हम पीछे रह सकते हैं या फिर हमारी किसी भी ऐसी चीज़ की वजह से पीछे रह सकते हैं जैसे क्वालिफिकेशन नहीं है, या सपोज अगर हम अकाउंट्स की लाइन के लिए गए हैं तो हमारे को अकाउंटिंग की अच्छी नॉलेज नहीं है या हमारी पर्सनालिटी इतनी अच्छी नहीं है, तो कुछ भी रीजंस हो सकते हैं। तो वो नेगेटिव प्रोसेस तब काउंट होता है, अदरवाइज सिलेक्शन जो है
आपको मैंने पूरा समझा दिया है। तो यूनिट नंबर 2 यहीं पे कंप्लीट होता है, डिटेल में पढ़ाया था। अब वन शॉट आपको मिलेगा आपके एग्जाम से पहले और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी मिल जाएंगे। तो वीडियो को अपने फ्रेंड्स तक शेयर कर देना, लाइक कर देना। बहुत मेहनत से वीडियो बनाई जाती है, दिन रात आप लोगों के लिए लगे हुए हैं हम लोग, कि आप लोगों को कोई दिक्कत ना आए, कि जो भी स्टूडेंट्स विलेज में रहते हैं और जिन भी स्टूडेंट के पास अभी बुक अवेलेबल नहीं है, नहीं ले पाते हैं, ट्यूशंस नहीं ले पा रहे, तो वो लोग आराम से पास हो सके। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। अगर कुछ नया देखना चाहते हो तो कमेंट कर देना। तब तक के लिए बाय बाय।